हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। ये जो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है ये काफ़ी सिंपल है और ये पूरे क्वांट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सबसे इजी टॉपिक्स में से है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप इसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर के अंदर करो और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने साथ साथ में उनको ध्यान करना है और अपने माइंड को अवेयर रखना है। तो उसके बाद आपको कभी भी ये चैप्टर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन के लिए भी। हाँ, आपको क्वेश्चंस के टच में रहना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको 3 कंसेप्ट्स करवाने वाला हूँ पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसीलिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टॉपिक के जो आंसर हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर से अलग तरीके से बनाने इम्पॉसिबल हैं, उसी स्ट्रक्चर से आएंगे, इसीलिए मैं इसको ईजी बोल रहा हूँ। बस आपको ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई एवरेज जो है वो हम पढ़ चुके हैं, 2 नंबर की 3 नंबर की एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो ये जो वेटेड एवरेज है, इस वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, ये वेटेड जो वर्ड है ये क्यों जोड़ा गया है। तो भाई एक बार सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ए इज 60। तो एक क्लास ए है जिसके एवरेज मार्क्स 60 हैं, एक क्लास बी है जिसके एवरेज मार्क्स 50 हैं। तो एग्जामिनर ने बोला है कि अगर हम इन दोनों क्लासेस को मिला दें, दोनों कक्षाओं को मिला दें, तो इनके एवरेज मार्क्स जितने भी स्टूडेंट हो जाएंगे दोनों कक्षाओं को मिलाकर, तो भाई एवरेज मार्क्स औसतन अंक कितने हो जाएंगे। तो देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेटेड वर्ड है कहाँ से आया अभी आपको पता चलेगा। देखो मुझे ये नहीं पता है कि क्लास ए के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, ये नहीं बताया एग्जामिनर ने। क्लास बी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं ये भी एग्जामिनर ने नहीं बताया। तो यहाँ पर देखो एवरेज होती क्या है, सबसे पहले ये हमने समझना पड़ेगा। एवरेज क्या होती है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ है उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एवरेज होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि भाई टोटल जो चीज़ है वो कितनी है और डिवाइडेड बाय कितने लोगों में या कितने आइटम्स में उस चीज़ को बांटना है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं और चीज़ कितनी है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि भाई कितने बंदे हैं, क्लास ए के अंदर कितने स्टूडेंट है, क्लास बी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। तो हमें नहीं पता चलेगा कि पर हेड किसके हिस्से में कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 60 और 50 की जो एवरेज है 55, जो 60 और 50 के बीच में है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि लोग कितने हैं, ठीक है। और इसके कारण सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता लोग कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता चलेगी कि भाई टोटल चीज़ कितनी है। कैसे नहीं पता चलेगी, देखो क्लास 1 के जो एवरेज मार्क्स हैं, मतलब कि क्लास 1 के सभी स्टूडेंट्स में जो नंबर हैं अगर वो बराबर बांटे जाएं तो सबके हिस्से में 60 आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर 3 स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर 2 स्टूडेंट हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 35 स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर 27 स्टूडेंट हो। अगर यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे तो इस क्लास के टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180। जब यहाँ पर 35 स्टूडेंट है तो इस क्लास के टोटल मार्क्स बढ़ गए। तो हमें ये भी नहीं पता लग रहा टोटल चीज़ कितनी है और ना ही ये पता लग रहा टोटल पर्सन कितने हैं। तो हमें ये पता होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन भी पता होने चाहिए। और एक और बात कि भाई ये वेटेड वर्ड कहाँ से आया, तो देखो अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाई 60 और 50 की एवरेज निकालो, तो आपको पता है कि भाई 60 और 50 की एवरेज मैंने 60 + 50/2 55 निकाल दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप है पूरा और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप है जिसकी एवरेज 50 है। तो जो ओवरऑल एवरेज है इन ग्रुप्स को मिलाने पर वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है पता है, वो डिपेंड करती है कि भाई हर एक ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, हर एक ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। अगर ग्रुप बी बहुत ही बड़ा होगा और ग्रुप ए छोटा सा हुआ, अगर ग्रुप बी बहुत ही बड़ा हुआ और ग्रुप ए बहुत ही छोटा सा हुआ, थोड़े से स्टूडेंट हुए, तो जो एवरेज है वो 50 के आसपास होगी, क्योंकि भाई ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जिनके नंबर 50 हैं। अगर ग्रुप ए जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ और ग्रुप बी छोटा सा हुआ तो एवरेज जो है 60 के आसपास होगी। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों बराबर से ग्रुप हुए तो भाई एवरेज लगभग बीच में होगी, और दोनों एग्जैक्टली बराबर हुए तो एवरेज बिल्कुल बीच में होगी।
मतलब कि ये जो एवरेज है ये डिपेंड करती है कि इन ग्रुप्स के अंदर बंदे कितने हैं, मतलब इन ग्रुप्स का वेट कितना है, वजन कितना है। वजन का मतलब मैं शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा कि भाई कौन सा ग्रुप बड़ा है कौन सा ग्रुप छोटा है, इसीलिए वेट यूज किया गया कि किस में ज्यादा बंदे हैं किस में कम बंदे हैं, उस सेंस के लिए, ठीक है, उस सोच के लिए। इसीलिए इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं कि कोई बड़ा ग्रुप है कोई छोटा ग्रुप है। तो उसके अंदर हमें दोनों चीजों को देखना पड़ता है कि भाई कौन से ग्रुप में बंदे कितने हैं और उसकी एवरेज कितनी है, और उस हिसाब से हम निकालते हैं। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनके एवरेज कैसे निकालेंगे, और इसके जितने भी सारे केसेस बन सकते हैं ना आपके एग्जाम में, इससे बाहर बन ही नहीं सकते। देखो ध्यान से देखना, अवेयर हो जाओ टोटल। तो ये जो आपके सामने है ये है भाई बेसिक स्ट्रक्चर वेटेड एवरेज का। एग्जामिनर क्या करेगा, देखो यहां पर पहले एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। एग्जामिनर आपको वेटेड एवरेज के अंदर हमेशा 2, 3, 4, 5 जितना भी हो सके कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप्स को मिलाने की बात करता है। ठीक है, कि भाई इनके मिलाने के बाद कितनी एवरेज होगी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ये होएगा, वो आपको तीनों ग्रुप की एवरेज बता देगा और तीनों ग्रुप के अंदर ये बता देगा कि इस ग्रुप के अंदर इतने बंदे हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो मेरे पास ग्रुप 1 है जिसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास ऑन एन एवरेज 40 रुपये हैं और इसके अंदर 20 बंदे हैं। और मेरे पास ग्रुप 2 है जिसके अंदर भाई ऑन एन एवरेज 55 रुपये हैं हर एक बंदे के पास और इसके अंदर 30 बंदे। और ग्रुप 3 के अंदर 50 पर्सन हैं और हर एक पर्सन के पास ऑन एन एवरेज 45 रुपये हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या दिए थे, एवरेज मार्क्स। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या दिया कि भाई हर एक बंदे के पास ऑन एन एवरेज मनी कितना है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है ना, उसने चाहे एवरेज मार्क्स बताए हो या एवरेज मनी बताए हो, उसने बताया है कि तीनों ग्रुप्स की एवरेज कितनी है। तो वो हमेशा आपको तीनों ग्रुप्स की एवरेज देगा और उसके बाद वो हमेशा आपको ये बताएगा कि ग्रुप में बंदे कितने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। और फिर उसने ये पूछ लिया कि इन तीनों ग्रुप्स को मिला दिया जाए तो एवरेज या औसत कितनी होगी। तो सिंपल सा फंडा है, देखो मैं यहाँ पर दो चीजें देखूंगा। मैंने देखना है कि ऑन एन एवरेज रुपये कितने होंगे हर एक बंदे के पास। तो मैं देखूंगा जी टोटल मनी कितना है, एक बार इसको समझते जाओ, उसके बाद ये सब कुछ छोटा भी हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, अब दिमाग में मैक्सिमम चीजें करने लगोगे। और उसके बाद टोटल मनी इतना है और भाई टोटल पर्सन कितने हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूलेज हैं बने कैसे, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। तो देखो अगर आपने टोटल मनी देखना है तो आप क्या करोगे कि भाई इस ग्रुप के अंदर 20 बंदे हैं और ऑन एन एवरेज हर एक बंदे के पास जो एवरेज मनी है वो 40 है। तो आप क्या करोगे कि भाई इस ग्रुप के अंदर 20 × 40 800 रुपये हैं। तो यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मैटर नहीं करता कि किस ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं, सिर्फ इतना मैटर करता है कि ये जो तीनों ग्रुप मिलाए जा रहे हैं, बिकॉज ये वेटेड एवरेज है ना, ये वेटेड एवरेज है कि भाई कोई बड़ा ग्रुप है कोई छोटा ग्रुप है। तो एग्जैक्ट ये मैटर नहीं करता कि भाई कितने बंदे हैं कौन कितना बड़ा ग्रुप है। एग्जैक्ट सिर्फ ये मैटर करता है कि किस रेशियो में उन ग्रुप्स का साइज है, जो ग्रुप्स का साइज है उसका रेशियो क्या है। इसमें 20 बंदे थे, इसमें 30 थे, इसमें 50 थे, ये मैटर नहीं करता। इसमें अगर 200 होंगे, इसमें 300 होंगे, इसमें 500 होंगे, तो भी आंसर वही आएगा जो 20, 30 और 50 का आएगा। और अगर मैं 2, 3, 5 ले लूं तो भी आंसर यही आएगा। तो भाई अब बात को ध्यान में रखिएगा, एक बात बता रहा हूं कि एब्सोल्यूट मतलब कि एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट जो साइज है यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स, जो ग्रुप का साइज है, यानी कि उस ग्रुप के अंदर जरूरी नहीं है पर्सन होंगे, लोग होंगे, वो ये भी बोल सकते हैं भैंसे हैं इतने किलो चारा खा रही है। ठीक है, मतलब कि उसका जो साइज है ग्रुप का वो मैटर नहीं करता। अगर आप सिर्फ रेशियो भी ले लो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं कि कुछ लोग इस एवरेज का रेशियो ले लेंगे 40, 55 और 45 का। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, एग्जामिनर आपको दो चीजें दे रहा है। एक चीज होती है एवरेज, एवरेज मनी, एवरेज इनकम, एवरेज मार्क्स, एवरेज वेट, एवरेज हाइट। एक चीज होती है एवरेज, एवरेज कॉस्ट, कि भाई इतने इतने रुपए के सेब लिए। तो कभी भी उस एवरेज का रेशियो नहीं लेना भाई साहब।
एवरेज का नहीं, रेशियो किसका लेना है, क्वांटिटी का, कि भाई कितने इतने रुपए के जो सेब हैं वो कितने किलो हैं, हमेशा क्वांटिटी का, कि भाई 40 रुपए वाले बंदे कितने हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो, हमेशा ग्रुप के साइज का आप रेशियो ले सकते हो। तो यहां पर मैंने 2 3 5 इसको कर लिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उनको दिमाग में रखिएगा। तो भाई इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने रुपए हो गए, फिर मैंने 2 बंदे मान लिए तो 80। इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने रुपए हो गए, 3 × 55, 3 बंदे हैं, 55 एवरेज है, तो 3 × 55 165। इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने हो गए, इस ग्रुप के अंदर टोटल हो गए भाई 225। तो टोटल पर्सन कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं। तो नीचे होता है कि भाई टोटल तीनों ग्रुप्स का साइज कितना है, टोटल बंदे तीनों ग्रुप्स का साइज, तो भाई टोटल 10 बंदे हो गए। तो बस अब निकाल लेते हैं ऑन एन एवरेज सबको कितने रुपए मिलेंगे अगर हम सारे ग्रुप्स को मिला दे। तो अगर हम तीनों ग्रुप्स को मिला दें तो भाई टोटल रुपए तो हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे 390 प्लस यहाँ से 80, 470 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हर एक बंदे के पास 470 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास, और 10 बंदे हैं टोटल, तो हर एक बंदे के पास 47 रुपीज़ हो जाएंगे जब आप इन ग्रुप्स को आपस में मिला दोगे। ये सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि एग्जामिनर आपको एवरेज की जगह क्या क्या दे सकता है, ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या दे सकता है, देखो इसी के कारण स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है और वो क्वेश्चंस को पहचान नहीं पाते हैं। देखो भाई, वो सबसे पहले एक तो आपको एवरेज की जगह एवरेज दे सकता है, यानी कि एवरेज वेट बता देगा तीनों ग्रुप का, एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज एज, एवरेज वेज, वट एवर, कुछ भी बता देगा, कुछ भी एवरेज, ठीक है। समझ गए, सिर्फ ये नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पर फोकस इन वर्ड्स पे नहीं करना चाह रहा, मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि आपको एवरेज बता देगा 3 ग्रुप्स की, फिर उनकी क्वांटिटी, उनका साइज बता देगा, इस ग्रुप में इतने बंदे, इसमें इतने बंदे, इसमें इतने बंदे। एक तो ये हो गया। दूसरा वो आपको बता सकता है, भाई साहब अब बात को ध्यान से सुनिएगा, दूसरा वो आपको बता सकता है कंपोजिशन, यहाँ पर एवरेज की जगह। कैसे, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास 3 मिक्सचर हैं, हमारे पास 3 मिक्सचर हैं, मिक्सचर 1, मिक्सचर 2 और यहाँ पर है मिक्सचर 3, ठीक है। और इन चीज़ों को फिल करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर एग्जांपल एक लूँगा बस, कि भाई 3 मिक्सचर हैं, एक मिक्सचर के अंदर, और ये दूध और पानी के हैं, मिल्क प्लस वाटर के, एक मिक्सर के अंदर 60% दूध है, एक मिक्सर के अंदर 20% दूध है, एक मिक्सर के अंदर 18% दूध है। पहला मिक्सर जो है वो 5 लीटर का है, दूसरा मिक्सर 10 लीटर का है, और तीसरा मिक्सर 20 लीटर का है। तो अगर हम इन तीनों मिक्सर को, तीनों मिश्रणों को मिलाएंगे तो फाइनली जो मिश्रण या मिक्सर बनेगा उसकी एवरेज या औसत क्या होगी। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट आप करने वाले हो कि भाई दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सब के प्रोडक्ट को, और डिवाइड कर देंगे कि भाई टोटल मिक्सर कितना बना। और हाँ, एक बात हम नहीं भूलेंगे कि हम ये जो क्वांटिटी है कि भाई कितना मिक्सर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम उसका रेशियो भी ले सकते हैं। जैसे 5 की जगह हम ले सकते हैं भाई 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, हम ये भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर उसने क्या ले लिया, देखो मेरी बात को फील करिएगा, उसने ले लिया एक मिक्सर में 60% दूध, दूसरे में 20%, तीसरे में 18%। तो उसने किसी चीज की कंपोजिशन बता दी कि ये चीज इतनी है। अब एग्जैक्टली यहीं पर वो क्या कर सकता है कि भाई हमारे पास 3 क्लासेस हैं, यहीं पर वो क्या कर सकता है कि एक हमारे पास है भाई क्लास ए, एक हमारे पास है क्लास बी, एक हमारे पास है क्लास सी। तो क्लास ए के अंदर जो बॉयज हैं, क्लास ए के अंदर देखो, एक तो होता है मिल्क प्लस वाटर, एक ऐसे भी हो सकता है बॉयज प्लस गर्ल्स, कि क्लास ए के अंदर बॉयज इतने हैं 60%, क्लास बी के अंदर बॉयज 20%, क्लास सी के अंदर बॉयज 18%, और क्लास ए के अंदर टोटल बच्चे। अब आप क्या करोगे, क्लास ए बी और सी का साइज देखोगे कि भाई उनमें आइटम कितने हैं, बंदे कितने हैं। क्लास ए के अंदर 100 बच्चे हैं, क्लास बी के अंदर 200 और क्लास सी के अंदर 400। तो एक हिसाब से ये सेम चीज होगी ना। तो यहां पर मैं किस चीज पर फोकस कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कंपोजिशन पर। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि भाई किसी चीज के अंदर कोई चीज इतने परसेंट है, और वो चीज इतने परसेंट है, वो आपको डायरेक्टली परसेंटेज में भी बता देगा। जैसे यहां पर बता दी, तो एक बार तो मैं इसको बता दूं, ये आपको ये
ये पता होगा ना कैसे सॉल्व करना है। 60 इंटू 1 60, 20 इंटू 2 40, 18 इंटू 4 72 डिवाइडेड बाई 7। इन तीनों का प्रोडक्ट जोड़ दिया और फिर 4 + 2 6 और 1 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर क्या कर रहा है देखो, कैसी कैसे बॉयज मिक्सचर। तो कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मिक्सचर वाले इक्वेशन है। ना ना ना, वो गाय और भैंस भी मिला सकता है आपस में, वो कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। लेकिन ये नहीं है कि वो क्वेश्चन अलग हो गए ना, क्वेश्चन तो सेम है। देखो मैंने सिर्फ वर्ड बदले थे, रकम सेम रखी थी। और यहां पर वो आपको रेशियो भी दे देगा, फ्रैक्शन में बता देगा कि भाई 3 क्लास हैं। इस एक बार बेसिक स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से समझ लोगे तो आगे नहीं पार हो जाएगी कि भाई 3 क्लास हैं। क्लास 1 के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो है 2:3। क्लास बी के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 1:3। और क्लास सी के अंदर बॉयज़ और गर्ल का रेशियो है 3:4। और उनकी क्वांटिटी कितनी है? क्लास ए के अंदर 20 बच्चे, बी के अंदर 25 बच्चे, सी के अंदर 10 बच्चे, इस टाइप से। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने हमेशा क्या लेनी है, या तो परसेंटेज लेनी है कि भाई कितने बॉयज़ हैं 60%, 40%। हमने रेशियो कभी भी नहीं लेना। रेशियो मतलब कि 2:3 को 20 इंटू 2:3 हम कभी भी नहीं करेंगे। या हमने फ्रैक्शन लेनी है। परसेंटेज और फ्रैक्शन में कुछ भी फर्क नहीं होता, बस ये फर्क होता है कि फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होती है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है। ठीक है, तो जब भी आप परसेंटेज लोगे तो फाइनल उत्तर परसेंटेज में आ जाएगा, फ्रैक्शन लोगे तो फाइनल उत्तर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे लेनी है? अगर भाई 3 क्लास उसने मिला दी तो देखो, क्लास 1 के अंदर जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनका रेशियो था 2:3। तो बॉयज़ कितने हैं 2/5। यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं 1:3। एक बॉय है तो 3 गर्ल हैं तो 4 में से 1। यहाँ पर 3 बॉय हैं तो 4 गर्ल हैं तो टोटल 7 में से 3, 3/7। ठीक है, तो ऊपर हमने लिखा है बॉय और नीचे हमने क्या लिखा है, टोटल कितने बंदे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा, हम इनको गुणा करेंगे हैं, फिर किससे डिवाइड करेंगे, फिर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा कि कितने बॉय हैं और टोटल कितने बंदे हैं, वो फ्रैक्शन आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। बस अभी इससे डरना नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ मैं सिंपली बस आपके माइंड में कुछ चीज़ सेट कर रहा हूँ। एक तो वो आपको ऐसे दे सकता है, देखो वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, कंपोजिशन दे देगा। देन तीसरी वो आपको क्या चीज़ दे सकता है, परसेंटेज चेंज दे सकता है। इन तीनों के अलावा वो आपको कुछ नहीं देगा। जो भी चीज़ वो आपको देगा इन तीनों में कहीं ना कहीं पर हम फिट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, देखो अब ध्यान से। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 3 सिटीज हैं, ये 1 2 3। तो पहले सिटी की जो पॉपुलेशन है, जैसे सबसे इससे पहले उसने क्या दिया था, परसेंटेज दिया था कि भाई यहाँ पर 60% दूध है। लेकिन यहाँ पर वो परसेंटेज चेंज दे रहा है कि हमारे पास ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एक तो सिटी ए है, एक सिटी बी है, एक सिटी सी है। कि सिटी ए के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ी, सिटी बी के अंदर 20% बढ़ी, सिटी सी के अंदर 15% बढ़ी। और सिटी ए बी और सी के अंदर कितने लोग हैं, यहाँ पर 10,000 हैं, यहाँ पर 15,000 हैं, यहाँ पर 12,000 हैं। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट, अगर इन तीनों सिटीज़ को मिला दें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट बढ़ी। तो परसेंटेज चेंज दे देगा। तो ये सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है, मैंने परसेंटेज चेंज बोला है, इंक्रीमेंट नहीं बोला। घटना भी बोल सकता है, ठीक है। तो घटना बोलेगा तो माइनस में ले लेंगे, बढ़ना बोलेगा तो प्लस में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, एग्जैक्टली वही रहेगा कंसेप्ट। सबसे पहले तो इन हज़ारों का मैं रेशियो ले लूँ, हज़ारों को काट दूँ कि 10 × 10 100 प्लस 15 × 20 300 प्लस 12 × 15 180 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 प्लस 12 37। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, आंसर जो एग्जामिनर लेता है वैल्यूज़ उनके अंदर आंसर आ जाएगा। तो देखो अब ये जो परसेंटेज चेंज हुई है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी परसेंटेज चेंज ही होता है कि रुपए हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 5%, 2%, 3%, उसके अंदर भी ये लग जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज बढ़ना और घटना होता है। फायदे में बेचेगा तो भाई इतना % बढ़ाकर बेच दिया, नुकसान में बेचेगा तो इतने % चीज़ का रेट घटाकर बेच दिया।
तो कुल मिलाकर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आपने सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जो एवरेज, इस एवरेज की जगह पर तीन चीज़ें वो दे सकता है कि भाई ये एवरेज है तीन ग्रुप्स की, या फिर इस कंपोजिशन के तीन ग्रुप हैं इतने इतने परसेंट मिक्सचर वाले, या फिर ये तीन चीज़ों में बदलाव हुआ है तो ओवरऑल कितना बदलाव होगा, और वो आपको तीनों चीज़ों का साइज भी बताएगा एग्जामिनर। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर आपने फाइनल चीज़ निकालनी बस। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। ठीक है, तो भाई आपके सामने है तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शंस के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। पहले सेक्शन के अंदर 85 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 30 किलो। दूसरे सेक्शन बी के अंदर 51 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 40 किलो। और सेक्शन सी के अंदर 34 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 50 किलो। तो एग्जामिनर ने आपको दो चीज़ें बताई हैं, तीन ग्रुप्स की एवरेज उसने बता दी और तीनों ग्रुप्स का उसने आपको साइज बता दिया कि कौन सा ग्रुप कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का जो मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन हो गया। और अब मैं आपके सामने तीनों टाइप के डिस्प्ले करने वाला हूं, आपने फिर तीनों के आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो हो गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास तीन मिक्सचर्स हैं, उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है मिल्क की वो है परसेंटेज के अंदर 60%, 20%, 45%। तो ये जो चीज़ है ये एवरेज की जगह पर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने इतने एवरेज की जगह पर परसेंटेज क्यों है, ये बात और सुन लो ध्यान से। देखो एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है पर पर्सन, पर आइटम। तो परसेंटेज जो होती है वो होती है पर 100। तो ये भी एक काइंड ऑफ एवरेज ही होती है, उसी की फीलिंग है, इसीलिए इसको हम उसकी जगह पर यूज कर रहे हैं परसेंटेज को और फ्रैक्शन को। तो तीन मिक्सचर्स हैं और तीनों मिक्सचर का साइज क्या बताया गया है, पहला 30 लीटर है, दूसरा 20 लीटर है, तीसरा 50 लीटर है। तो एक ये क्वेश्चन आपने करना है और एक ये तीसरा क्वेश्चन है जहां पर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। कि हमारे सामने तीन सिटीज हैं, सिटी ए, बी और सी। तो तीनों के अंदर पिछले साल के मुकाबले 10%, 20% और 30% पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है। तो भाई तीनों सिटीज़ की जो जनसंख्या है वो नीचे दी गई है, इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनका साइज है, यानी कि ऊपर एवरेज दे दी, एवरेज की जगह पर जो वैल्यू देते हैं कितना परसेंट बढ़ा या घटा, नीचे इनका साइज दे दिया ग्रुप्स का। इसमें 10,000 बंदे हैं, इसमें 25,000 बंदे हैं, इसमें 30,000 बंदे हैं। तो अगर हम तीनों शहरों को मिला दें तो पिछले साल के मुकाबले जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना हो जाएगा ओवरऑल। आपने क्या करना है, एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को निकाल लो। ठीक है, फिर मैं एक बार सिंपल सी इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं तो उसको स्किप भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन उसके बाद जब भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे आपने अपने माइंड को अवेयर रखना है। अवेयर मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई आपको ये दिमाग में याद रखना है कि ये चीज़ एवरेज को मैं रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा ये एवरेज की जगह है और ये ग्रुप के साइज की जगह है कि इतनी चीज इस एवरेज वाली मिला दी। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको एब्सेंट माइंडेडली सोल्व कर देते हैं, टकाटक टकाटक काटते रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट को ट्विस्ट करो, फिर समझ में आता नहीं है। तो अवेयर रहना जरूरी है आज सीखने के टाइम पर, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे। ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। तो भाई अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो देखो, तो भाई हम इन नंबर्स का रेशियो ले सकते हैं, साइज का एग्जैक्ट साइज जो है वो मैटर नहीं करता, वो लेना। ठीक है, तो भाई 17 पंजे 85, 17 × 51, 17 दूनी 34। और इनको 17 से तभी काट पाओगे जब आपको टेबल याद होंगे, तो रोज 25 तक लिखने जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 × 30 150, 40 × 30 120 प्लस 50 × 2 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई तीनों ग्रुप्स का साइज कितना है, इसमें 5 बंदे हैं, इसमें 3 बंदे हैं, इसमें 2 बंदे हैं, तो ओवरऑल हो गए भाई 10 बंदे। ठीक है, अब मैं इस 10 से यहीं पर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, हर एक की 0 0। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या बच गया, यहाँ पर भी क्या था भाई 120 था। हाँ ठीक है, 2 का भी मिट गया था 0 के साथ। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा जी 27 और 10 37। ठीक है, तो 37 किलो एवरेज वेट हो जाएगा। यहाँ पर वो 10 के की 0 से मैंने सब की 0 काट दी। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 मिक्सचर्स मिलाए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग परसेंटेज है दूध की या फिर किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो पहला 30 लीटर, दूसरा 20 लीटर, अगला 50 लीटर। तो हमें पता है
कि एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता कि कितने लीटर मिलाया, मैटर करता है कि किस रेशियो में मिलाया। तो बस भाई जीरो को काट देते हैं। और ये जीरो ऐसे पेन से काटनी जरूरी नहीं है, मेंटली आप जो भी करोगे आप ऐसे कर सकते हो। 60 थी 180, दिमाग में रखो 180 को। 20 दूनी 40, तो 180 और 40 जोड़ दो। 60 थी 180 और 40 220। फिर 45 पांजे 220 को दिमाग में रखो, किसी को भूलने के चांस हो तो ऐसे लिख लो। और 45 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 200 और 5 इंटू 5 25, 225 डिवाइडेड बाय टोटल कितना साइज है 3 2 और 5, तो भाई वही 10 हो गया। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 465/10, मतलब कि 46.5% कंसंट्रेशन हो जाएगी जिस भी चीज की थी फाइनल मिक्सचर के अंदर। ठीक है, अब ये तीसरे वाला कर लेते हैं। तो देखो भाई एग्जैक्टली कितनी पॉपुलेशन है ये मैटर नहीं करती, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 छिके 30। क्लियर है। तो यहां पर 30 की जगह हम ले लेते हैं 15। 30 की जगह पर मैं 15 लेना चाहूंगा ताकि अपना आंसर बढ़िया आ जाए, सुंदर सा। ठीक है, तो भाई 5 3 15, ये 3 पर कट जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अब 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 50 100, 100 और 20 120, 30 3 90, 120 और 90 210 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अब क्वेश्चन जो था ये मेंटली करने का था कि नहीं। 20 और 100 120 और 90 210/10 21% पे आप निशाना लगा सकते थे कि भाई ओवरऑल जो पॉपुलेशन है पूरे ग्रुप की वो 21% से बढ़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, कई क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चंस लेने वाला हूं हर एक टाइप के, तो शांति से करते रहिएगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो भाई इस बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, आपने ये टेबल बनाना जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर, बस आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए है। अब भी क्वेश्चन को जल्दी निकालने की मत सोचना, बस दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सी चीज एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी उसके ग्रुप के साइज को या क्वांटिटी को, कि कितने बंदे हैं उसमें। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स पर केजी, तो ये कॉस्ट पर केजी ये एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट मतलब कि पर केजी इसकी इतनी कॉस्ट है। तो टोटल 3 2 और 4 इस रेशियो में, अब की बार उसने सीधा सीधा रेशियो दे दिया कि भाई जो अपना ब्लू कलर है और उसके बाद जो अपना रेड कलर है, ग्रीन कलर है और अपना जो ब्लू कलर है, वो किस किस अनुपात में मिला है, उसके साइज का रेशियो उसने दे दिया 3 2 4। और जो दूसरी चीज दी है वो उसने दी है एवरेज। ठीक है, कि भाई ये वाला जो भी रंग उसने मिलाया है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आता है, और कितना मिलाया है 3 पार्ट मिलाए हैं। तो कितना मिलाया में आ गया ना कि भाई साइज क्या है 3 पार्ट मिलाए हैं। ये 15 रुपए पर केजी वाला है। ठीक है, कितना मिलाया है 2 पार्ट मिलाए हैं। तो नीचे वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है साइज को। तो ये फीलिंग आपने लेनी है, बेशक से क्वेश्चन लेट निकले उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर पाओगे हर एक हाल में। ठीक है, तो भाई फिर 18 रुपए वाला 4 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी 5वीं के बच्चे को बता देना ऐसे करना है, सोल्व कर देगा। ठीक है, सोच डेवलप करना अच्छी बात है। तो देखो 20 थी 60, ठीक है, 3 × 20 60, 15 दूनी 30। तो अब मैं इनको मेंटली जोड़ रहा हूँ, 60 और 30 90, 18 चौके 72, 90 और 72 162 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 4 9। तो कुल मिलाकर 18 रुपए पर केजी की एवरेज हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया, जब इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो जो पेंट बनेगा वो 18 रुपए पर केजी का बन जाएगा उस रेट का। अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो और दिमाग में वो स्ट्रक्चर रखना है आपने। भाई फिर से एक बार स्ट्रक्चर को भर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, उसके बाद हम इनको वहीं से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 types of rice whose rates are ₹10 per kg, 15 per kg and 20 per kg. देखो, are blended together to make a new blend of rice. तो भाई 3 तरह के चावल मिला दिए। पहला जो चावल है 10 रुपए पर केजी वाला कितना मिलाया, 39 केजी। कितना मतलब कि साइज, कि उस ग्रुप में साइज क्या है 39 केजी। समझ में आ गई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरे वाला कितना मिलाया 26 केजी, तीसरे वाला कितना मिलाया 65 केजी। तो जो 39 केजी वाला है उसका रेट क्या है, तो ये एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, इसका रेट कितना है 15, इसका रेट कितना है 20। तो ये कितना मिलाया एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता,
सिर्फ रेशियो मैटर करता है तो सिर्फ रेशियो ले लेते हैं। अब की बार किससे कटेगा? 13 से। 13 तीय 39, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अभी सोल्व कर लेते हैं। 10 तीय 30, दिमाग में रखो 30। 15 दूनी 30, 30 और 30 60, 20 पंजे 100, तो 100 और 60 160 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 5 10। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। एक्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो चलो ये करो एक बार, और मेंटली करने हैं क्वेश्चंस। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज। अच्छा, एक ग्रुप है 16 बंदों का, उनकी एवरेज है 51, और एक दूसरा ग्रुप है 8 बंदों का। तो भाई ग्रुप में कितने बंदे हैं मैटर नहीं करता, हम सिर्फ रेशियो ले लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो रेशियो आ गया 2:1। तो ये जो दो वाला अनुपात है, दो वाला रेशियो है, इसकी एवरेज वेट कितनी है इस ग्रुप की? 51। तो 2 × 51 क्या होता है? 102 प्लस ये जो एक वाला है, इसकी एवरेज कितनी है? 48 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, एवरेज है 51 kg, दूसरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो है 48 kg। ठीक है, ये तो डायरेक्टली उसने एवरेज वेट बोला कि एवरेज को ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। और ग्रुप में कितने कितने बंदे हैं, ग्रुप का साइज कितना है? इसमें 16 बंदे हैं, इसमें 8 बंदे हैं, तो साइज का हमने रेशियो ले लिया। तो ओवरऑल 3 बंदे हैं, तो कितना हो जाएगा? 150/3। और इसको डेफिनेटली हम मेंटली कर सकते थे। तो जब आप इन क्वेश्चंस को मेंटली करोगे, आप मेंटली इसलिए नहीं कर रहे कि आसान कैलकुलेशन है, इसलिए करोगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर लेंगे हम आगे। तो ये क्वेश्चन बताओ एक बार। A student got 60%, 68% and 70% marks in 3 tests. Find his aggregate percent. तो देखो, टेस्ट 1 के अंदर उसके आए 60%, ठीक है। टेस्ट 2 के अंदर उसके आए 68%, टेस्ट 3 के अंदर उसके आए 70%। तो भाई टेस्ट 1 का साइज बताओ। टेस्ट 1 का साइज मतलब कि टेस्ट 1 के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? कितने में से 60% हैं? बता रहा था ना मैं कि भाई जो है, एक चीज बताई थी कि भाई 60% बॉयज हैं क्लास ए के अंदर, क्लास बी के अंदर 68% बॉयज हैं, क्लास सी के अंदर 70% बॉयज हैं। तो क्लास ए में टोटल इतने स्टूडेंट हैं, क्लास बी में इतने हैं, ये चीज मैंने बताई थी। तो कि भाई इतने स्टूडेंट में से 60% बॉयज हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बताया ही नहीं कि टेस्ट 1 के अंदर जो 60% है वो कितने में से आए हैं। भाई साइज उसने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। ठीक है, क्या पता ये 60% 200 में से हों, ये 60% 100 में से हों, ये 70% 10 में से हों, क्या पता ये सिर्फ 10 नंबर का पेपर हुआ हो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो एक बार ये करो, स्टूडेंट स्कोर्ड 40%, 50%, 60% एंड 70% मार्क्स इन 4 टेस्ट। तो उसने बता दिया कि भाई सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, मतलब कि इन टेस्ट्स में इतने इतने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। और अब की बार उसने मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो भी बता दिया कि मैक्सिमम मार्क्स आर इन दिस रेशियो। उसने साइज बता दिया। ठीक है, तो यहां पर उसने ये बता दिया कि ये जो पहले टेस्ट के अंदर जितने भी मार्क्स थे वो जितने भी हों उसमें से 40%, यहां पर जितने भी मार्क्स है उसमें से 50%, और इन सब का रेशियो बता दिया। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। अब हम डायरेक्टली इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो 40 × 1 40 प्लस 50 × 2 100। चलो मेंटली कर लेते हैं सारे को। तो 40 एकम 40, 50 × 2 100, तो 100 और 40 140, 60 × 3 180, तो 180 और 140 320, तो 70 और 4 280, तो 280 और 320, तो 280 का 80 320 को दे दो तो वो क्या हो गया? 400, और बच गया 200, तो टोटल हो गया जी 600। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो भाई एवरेज मार्क्स कितने परसेंट हो गए? 60% मार्क्स हो गए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 3। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो ये एक बार ट्राई करो। हर एक तरह के क्वेश्चंस मैं आपको टच करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 मिक्सचर्स कंटेनिंग मिल्क इन 30% एंड 75 कंसंट्रेशन। तो भाई मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 कितने कितने परसेंट मिल्क है? 30% और 75%। और किस रेशियो में मिक्स किए हैं ये उसने अब की बार खुद ही बता दिया कि भाई इस रेशियो में मिक्स किए गए हैं। तो अब की बार आंसर कैसे निकलेगा? 1 × 30, 2 × 75, तो 30 + 150, तो
तो कितना आ गया भाई, ये आ गया अपना 180 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3 60%। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये ट्राई करो एक बार। और सारे मेंटली करने हैं, कई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो अनुपात पता लग गया। ठीक है भाई, एक चीज़ बॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक गर्ल्स को। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़, ठीक है, मतलब कि जो पहला ग्रुप है इसमें से 20% क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर हैं, एंड 30% ऑफ द गर्ल्स, तो ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें से 30% स्कॉलरशिप होल्डर है। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो आपको नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉलरशिप होल्डर्स निकाल लो, वो जितने भी परसेंट होंगे उनको 100 में से घटा देंगे। तो भाई बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ को क्या रिप्रेजेंट करता है रेशियो में, अनुपात में 3। और कितने परसेंट बॉयज़ हैं स्कॉलरशिप होल्डर, 20%। तो 3 × 20, मतलब कि टोटल बॉयज़ हैं 3, टोटल गर्ल्स हैं 2, इसमें से 20% और इसमें से 30% स्कॉलरशिप होल्डर है। तो 3 में से 20, 3 × 20 यानी कि 60, 2 × 30 यानी कि 60, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बंदे हो गए, 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स 5। यहाँ पर मैंने एवरेज को नीचे लिख दिया। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो टोटल स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने आ गए, 24%। तो स्कॉलरशिप नोट होल्डर्स कितने आ जाएंगे, 100% में से 24% घटा दो। अगर 24% के पास स्कॉलरशिप है तो 76% के पास स्कॉलरशिप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स। तो यहाँ पर अब उसने आपको रेशियो बता दिया कि 1/5 फीमेल हैं, कि टोटल 5 में से 1 फीमेल है। अगर टोटल 5 बंदे हैं तो फीमेल और मेल का उसने आपको रेशियो बता दिया। रेशियो क्या है, 1 फीमेल है 4 मेल है, टोटल 5 में से 1 फीमेल है। और उसने क्या बता दिया, 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। ये जितने भी मेल हैं उसमें से 5% अनएजुकेटेड हैं और जितनी फीमेल हैं उसमें से 40%। व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड, एजुकेटेड उसने पूछे हैं, तो सिंपली अनएजुकेटेड एक बार उसने बताए हैं वो निकाल लेते हैं, 100 में से घटा देंगे। तो 1 × 40 40, 4 × 5 20, तो 40 और 20 60 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बंदे हैं, 1 + 4 5। टोटल बंदों को यही रिप्रेजेंट करता है ना कि 1 औरत है और 4 आदमी है। तो ओवरऑल 12% बंदे अनएजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड कितने होंगे, 100% माइनस 12%, दैट इज 88%। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ बेसिक कि आप साथ साथ में फील करते रहो कि कौन सी चीज़ एवरेज को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी ग्रुप के साइज को। ये फील करना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन इनके बाद ही अच्छे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। एक बार ये ट्राई करो फिर। द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज, और ये जो हिंदी में दिया है मध्य है, इसका मतलब भी औसत ही है। ठीक है, तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट वाज 52। तो कोई ग्रुप है जिसकी जो एवरेज है वो 52 है, और उसके बाद एग्जामिनर ने क्या बताया है कि उस ग्रुप में से जो 20% हैं उनकी जो एवरेज है वो है 80 नंबर, और उस ग्रुप में से, मतलब कि अब की बार एग्जामिनर ने ओवरऑल 3 ग्रुप्स को मिलाने के बाद जो आंसर हमसे पूछता था कि भाई तीनों ग्रुप को मिलाने के बाद एवरेज कितनी होगी, अब की बार वो एवरेज उसने खुद दे दी है। मतलब कि अब की बार जो हम आंसर निकालते थे वो हमारे पास है, तो जो इन्फॉर्मेशन वो हमें देता था उसमें से कोई चीज़ पूछी हो तो ये क्वेश्चन उससे अलग तरह का कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हिसाब से वही कंसेप्ट लग रहा है। तो देखो, तो क्या है कि टोटल जितने ही बंदे हैं उन सब की एवरेज है 52, और उसमें से एक ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ 20% बंदे हैं, उन्होंने ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो सबसे ब्राइट हैं, और 25% जिनको भी डल स्टूडेंट बोल रहे हैं, नालायक, उन्होंने स्कोर किए हैं 31, और जो बाकी 55% स्टूडेंट बच गए हैं, 100 में से 20 और 25 घटाए हैं, अगर एग्जामिनर आपको ना बताए तो भी आपने ऐसा करना है, उनका एवरेज मार्क्स उसने पूछा है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बता दूं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 20 + 55 + 25 इज इक्वल टू, पहले हम निकालते थे कि ओवरऑल एवरेज कितनी होगी, अब की बार उसने दे रखी है इज इक्वल टू 52। ये सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो अब देखो इसका काफ़ी काम हम मेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको रेशियो में ले लूँ भाई, अनुपात ले लूँ मैं इनका। तो 5 चौके 20, बिकॉज एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करता। 5 11 5 5। तो उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको ये पता है कि हम डिवाइडेड बाय इन सब का प्रोडक्ट फिर उसका सम डिवाइडेड बाय 11 और 4 15 और 5 20 इज इक्वल टू 52 करने वाले हैं। आपको ये पता है हम नीचे 20 लिखने वाले हैं। तो इस 20 को पहले भी आप उधर भेज सकते हो वैसे, ठीक है। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, इनका सम इज इक्वल टू 20 को मैं पहले ही भेज देता हूं। तो 2 इंटू 52 1040, ठीक है। मेंटली हम 1040 ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो 80 चौके 320, देन 5 इंटू 31 हो गया 155, और ये हो गया जी 11x, ठीक है। तो 320 और 155 कितना हो गया, ये हो गया भाई 475। इस 475 को हम उधर भेज देंगे -475। ये जो भी वैल्यू बच जाएगी ये बच जाएगी 11x की, ठीक है। तो देख लेते हैं किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा भाई 10 में से 5 गए 5, 13 में से 7 गए 6, और 9 में से 4 गए 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 565 डिवाइडेड बाई 11, 11 5 55, 11 एकम 11, 51 4 बाई 11, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर भाई ये 4 हो तो यहाँ पर क्या आता है, 9 का टेबल आता है। तो 9 चौके 36, 51.36, तो 51.4, यहाँ पर इसने 51.40 लिख दिया। तो ये सी वाला मत मार्क कर देना, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। देन मोहन हैज 2 मिल्क वाटर सॉल्यूशंस, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन बोथ द सॉल्यूशंस आर 2:3 एंड 7:3। तो यहाँ पर उसने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन हम कभी मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन का रेशियो दे रखा है, लेकिन कभी भी हम उस रेशियो को, उस अनुपात को यूज़ नहीं करने वाले। मैंने आपको बताया है हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम हमेशा या तो फ्रैक्शन यूज़ करेंगे या परसेंटेज यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन और परसेंटेज का ही मतलब होता है कि कितने में से इतना, कि टोटल में से इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनुपात को यूज़ नहीं कर सकते, रेशियो को। तो देखो पहले वाले सॉल्यूशन में या तो आप ये देख लो कि दूध कितना है, और फिर दूसरे वाले में भी ये देख लोगे दूध कितना है, और फाइनली आंसर आएगा दूध कितना है, या फिर आप पानी भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दूध ले रहा हूँ एक बार। तो भाई हमारे सामने 2 सॉल्यूशन है। तो पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर दूध फ्रैक्शन में कितना है, टोटल अगर 2 पार्ट दूध के हैं तो 3 पार्ट पानी के हैं। तो टोटल 3 और 2 5 पार्ट में से 2 पार्ट दूध है। अगर टोटल 7 और 3 10 पार्ट हैं तो उसमें से 7 पार्ट दूध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इंटू 100 करके परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर करना चाहो, अदरवाइज हम फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 मिक्सर हैं, एक के अंदर 2/5 दूध है, एक के अंदर 7/10 पार्ट दूध है। उसने इन दोनों को 2:3 में मिला दिया। पहले वाले के 2 पार्ट लिए, दूसरे वाले के 3 पार्ट में, ठीक है। तो देखो वही सिंपल सा प्रोसीजर होगा, 2 × 2/5। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर हमने लिया क्या है, यहाँ पर हमने लिया है मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल, कि टोटल में से दूध कितना है। तो अपना जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा कि टोटल में से दूध कितना है। तो 2 × 2/5 4/5 प्लस 3 × 7/10 21/10, और यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये भी नीचे 10 हो जाए और हम न्यूमरेटर को जोड़ पाए। डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्ट हैं, 2 + 3, तो इन दोनों का सम नीचे 5 आएगा। यही करते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जमा इन दोनों का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय 3 + 2 कि भाई टोटल साइज कितना है। तो देखो तो ये तो हो गया भाई 8/10, ये हो गया 21/10, यानी कि 29/10, और नीचे एक 5 भी है, तो 29/50। मैंने क्या बताया था, हमने क्या लिया है, मिल्क बाय टोटल, टोटल में से दूध इतना है। तो टोटल अगर 50 यूनिट है मिक्सर के, इनके मिलाने के बाद, तो उनमें से 29 दूध है, तो मिल्क है 29, तो वाटर कितना होगा, 50 में से 29 घटा दो तो वाटर हो जाएगा जी 21। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अब आपने क्या करना है, अगला क्वेश्चन खुद निकालना है, ये निकालो एक बार। देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी इक्वल है। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर, तो दूध और पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 मिक्सर हैं, उनके अंदर कुछ कुछ रेशियो के अंदर 2 चीज़ें मिली हुई हैं। अब वो ये बोल रहा है इफ़ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, अगर इन लिक्विड्स को मिक्स कर दिया जाए तो भाई फाइनल मिक्सर में रेशियो कितना होगा। तो देखो लिखते हैं कि भाई
पहले, दूसरे और तीसरे के अंदर कितने कितने फ्रैक्शन में है। या तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर पानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ। तो भाई कितने कितने फ्रैक्शन में है, 3/5। 5 में से 3 पार्ट सल्फ्यूरिक के हैं, 3 और 2 5। टोटल 10 में से 7 पार्ट सल्फ्यूरिक के हैं और टोटल 15 में से 11 पार्ट सल्फ्यूरिक के हैं। और इनको किस रेशियो में मिलाया है, ये कितना मिलाया है, ये कितना मिलाया है और ये कितना, क्या ये एग्जामिनर ने बताया है? हाँ जी, उसने बताया है। उसने क्या बताया है, देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल बराबर कैपेसिटी है, तीनों कंटेनर में बराबर लिक्विड भरा हुआ है और उसने इन तीनों को मिलाया है। मतलब कि किस रेशियो में मिलाया है, 1:1:1। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, उनकी जो कैपेसिटी है उनका रेशियो बदल देगा कि भाई जो उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उनका ये रेशियो है, ये अनुपात है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लोगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो चलो अब करते हैं। 1 × 3/5 सेम ही चीज़ रहेगी, प्लस 1 × 7/10 सेम ही चीज़ रहेगी, 1 × 11/15 सेम ही चीज़ रहेगी, डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को सेम करना चाहता हूँ, 5, 10 और 15 को। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये काम मैं करता हूँ सिर्फ दिमाग में। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर नीचे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30। आपको भी ये काम मेंटली करना है। ठीक है, तो अब देखो, नीचे 30 बनाना है, तो नीचे मैंने 30 पहले ही लिख दिया और उस 30 के नीचे जो 3 आएगा वो भी लिख दिया। सिर्फ ऊपर, बिकॉज नीचे अगर 30 आ गया तो भाई सारे न्यूमरेटर को तो सीधा सीधा हम जोड़ पाएंगे। तो देखो, तो 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 3 = 18/30 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 30 बन ही जाएगा, उसकी तो टेंशन खत्म है। ऊपर 21 आ जाएगा, 7 × 21। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 18 और 22 हो गए 40, 40 और 20 61, 61/3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 61/90। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर 61 है तो टोटल मिक्सर 90 है। हमने ये लिया था कि टोटल में से सल्फ्यूरिक एसिड है कितना। तो भाई 90 में से 61 गए, अपने पास आंसर हो जाएगा 29। तो 61:29 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब भाई कुछ प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके अंदर हम परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट जो होता है उस चीज़ को एक बार समझने वाले हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 2/3 of a consignment was sold at a profit of 6% and the rest at a loss of 3%। तो उसने क्या किया, कोई कंसाइनमेंट थी, उसका कुछ हिस्सा उसने फायदे पर बेच दिया और कुछ हिस्सा उसने नुकसान पर बेच दिया। तो देखो, इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 2/3 हिस्से को उसने 6% फायदे पर बेच दिया, ठीक है, और बाकी का बच गया 1/3, 1/3 को उसने 3% नुकसान पर बेच दिया। तो जब भी आप इसको इस वे से करोगे, जब भी आपको ये जो साइज है वो फ्रैक्शन के अंदर दिया हो, ये वाली चीज़ फ्रैक्शन के अंदर दिया हो, तो उसके अंदर आपको एक एडवांटेज होती है क्या, कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2/3 × 6, ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 4%, प्लस 1/3 × -3 ये आ जाएगा जी -1%, डिवाइडेड बाय 2/3 + 1/3 ये क्या आ जाएगा 1। तो जब भी वो आउट ऑफ फ्रैक्शन आपको बताएगा, फ्रैक्शन होती है आउट ऑफ 1, तो जब भी फ्रैक्शन में बताएगा तो उनका सम बनेगा 1। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कैसे निकाल सकते हो, जब भी फ्रैक्शन में दे तो 2/3 × 6 माइनस, बिकॉज लॉस है, 1/3 × 3, 3 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 में से 1 गए, 3% का फायदा होएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो एक तो इस वे से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन में ऐसे करें तो वो कटता नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, ये और देख लो। देखो, उस केस में जब भी वो ऐसे बोले कि भाई 2/3, तो आप टोटल चीज़ को आपने मान लिया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 2/3 2 तिहाई क्या होता है 2, तो 2 यूनिट को उसने 6% फायदे पर बेच दिया, एंड रेस्ट बाकी तो 1 ही यूनिट बच जाएगी, 3 में से 2 गई, और 1 यूनिट को उसने 3% नुकसान पर बेच दिया। तो उसी वे से कर सकते हो कि 2 चीज़ों को 6% फायदे पर बेच दिया, 1 चीज़ को 3% नुकसान पर बेच दिया। तो 2 × 6 12, 1 × 3 3, 12 में से 3 गए 9, डिवाइडेड बाई 2 और 1 3 यूनिट,
है, तो 9/3 ओवरऑल उसको 3% का फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि ओवरऑल उसे 540 रुपये का फायदा हुआ है, मतलब जितने भी रुपए का वो कंसाइनमेंट था, वो चीज़ थी, उसका 3% 540 रुपये है, उसका 1% कितना हो जाएगा 180 रुपये, और उस कंसाइनमेंट की एक्चुअल वैल्यू मतलब कि उसका 100% कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिए, उसी जैसा है। ए पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज इनकम एट 3% पर एनम, 1/6 एट 6% पर एनम एंड द रिमाइंडर एट 12% पर एनम। तो देखो, उसने जो भी उसकी कैपिटल है, जो भी उसकी इनकम है, वो ऐसे अलग अलग परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दी। तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो इनके अंदर परसेंटेज चेंज ही आ रहा है ना, परसेंटेज बदलाव आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि इतने % रुपए बढ़ रहे हैं हर साल। ठीक है, तो ये भी वही है परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो अब देखिए क्या हुआ, उसने 2/3, एक तो मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रैक्शन का सम एक है, तो डायरेक्टली उस तरीके से कर लेते हैं कि भाई 2/3 रुपये उसने हर साल 3% बढ़ने पर लगा दिए, 1/6 रुपये उसने हर साल 6% बढ़ने पर लगा दिए, और बाकी के तो 2/3 और 1/6, अगर इसको आप मेंटली 2/2 से मल्टीप्लाई करें नीचे 6 बनाने के लिए, 5/6 हो जाते हैं, और अगर इसको एक में से घटाओगे तो बाकी बचा 1/6 जो रिमाइंडर है। तो ये जो रिमाइंडर 1/6 है, ये उसने लगा दिया 12% पे। तो अब इसको मेरे को एक से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में बताया है, आउट ऑफ 1 ही उसने बताया है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक बार यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 3, 6 से 6, 6 से 12, तो यहाँ पर आ गया 2 और 1 3 और 2 5, तो कुल मिलाकर 5% उसको ब्याज मिलेगा, उसने इतने इतने सिंपल इंटरेस्ट पर लगाई है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल उसने जितने भी रुपए लगाए हैं उसका 5% उसे ब्याज मिलेगा, और उसे कितने रुपए ब्याज मिला है, उसे ब्याज मिला है 25 रुपये। इसका मतलब उसने जितने भी रुपए लगाए हैं उसका 5% है 25 रुपये, तो उसका 1% है 5 रुपये, उसका 100% होएगा 500 रुपये। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो, आगे आपको मजा आ जाएगा। ये देखो, ए पर्सन बॉट 76 काउज एंड सोल्ड 20 काउज एट 15% प्रॉफिट। तो भाई उसने टोटल 76 गाय खरीदी, उसमें से 20 गाय उसने 15% फ़ायदे पर बेच दी, 40 गाय उसने 19% फ़ायदे पर बेच दी, एंड रिमेनिंग काउ मतलब कि बची हुई काउ, अब तक टोटल 60 गाय हो चुकी हैं, टोटल उसके पास 76 गाय हैं, तो बाकी बची 16 गाय, 76 माइनस 60, तो ये गाय उसने 25% प्रॉफिट पर बेच दी, एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच रुपये, और उसको इतने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ, हर एक गाय का कॉस्ट प्राइस। तो देखो भाई, यहाँ पर जो उसने नंबर ऑफ काउज बताया है, क्वांटिटी बताई है उसने, जो साइज बताया है ग्रुप का कि 20 गाय, 40 गाय, 16 गाय, हमें एग्जैक्टली ये वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो एक बार मैं इनको काट लेता हूँ, अगर ये कटते हैं तो 4 5 20, 4 10 40, 4 चौके 16, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं भाई ओवरऑल जितने भी रुपए उसने लगाए हैं उसकी ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत है, वो कितनी है। तो 5 5 जा 75 प्लस 10 इंटू 190 प्लस 25 के 100 डिवाइडेड बाई 10 और 5 15 और 4 19, तो कुल मिलाकर उसे फ़ायदा हो गया भाई 290 365/19%। तो अगर ये कैंसिल आउट भी ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जहां पर पॉसिबल होता है वहां पर एक जगह पर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अवेयर होकर, कैलकुलेशन बचाने के लिए, कि उसको इतने % का फायदा हुआ है, और एग्जामिनर बोल रहा है उसे इतने % का फायदा हुआ है 6570 का, तो इतने % की वैल्यू है ये। तो 1% की वैल्यू बताओ, 1% की वैल्यू हो जाएगी 6570 डिवाइडेड बाय 365/19, तो ये वैल्यू हो गई 1% रुपए की। किसका 1%, जितने भी उसकी सारी गायों की कीमत है, जितने भी उसने रुपए लगाए हैं अपनी जेब से, तो उसने कुल मिलाकर 76 गाय खरीदी हैं, तो उसके 1% की वैल्यू ये हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 100,
तो ये कीमत आ गई उसकी सारी गायों की, लेकिन एग्जामिनर ने सारी गायों की नहीं पूछी, एग्जामिनर ने पूछी है ईच काऊ की। तो भाई इसको अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ 76 से, क्योंकि टोटल 76 गायें हैं। तो अब बस इसको एक जगह पर सोल्व करेंगे, तो अब हमें आसानी ज़्यादा होगी। देखो 19 चौके 76, इसको मैं 5 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 5 7 35, 5 3 15, 5 दूनी 10। भाई अब ये तो प्राइम नंबर आ गया, तो सीधा इसी से कटेगा। इसका मतलब क्या है, इससे सीधा सीधा कट जाएगा वो, बिकॉज प्राइम आ गया। तो कितने पे जाएगा, ये 9 तिये 27 होते हैं, तो ये 9वें पे जाएगा। 9 7 63 होते हैं बिल्कुल, तो ये चला जाएगा 9 पर, और यहाँ 4 से 2 दूनी और 2 पांजे, तो 9 पांजे 45, 45 और 0, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 450, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इतना सारा लिखकर बताया है, लेकिन आपका सिर्फ इतना लिखकर काम चल सकता था, इतने के बाद हमने सिर्फ एक स्टेप लिखना था। ठीक है, तो एक बार ये और करो, इसके थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर है भाई 3/4, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट ए गेन ऑफ 24% एंड द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, जब भी बंदा कॉस्ट प्राइस पर अपने आर्टिकल बेचता है तो उस वक्त उसको फायदा या नुकसान 0% होता है। कितना होता है, 0%। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 3/4 आर्टिकल उसने बेच दिए 24% फायदे पर, बाकी के 1/4 उसने बेच दिए 0% फायदे पर। ठीक है, रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जब भी जो भी चीज़ वो कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, उस पोर्शन को साथ में जोड़ने की ज़रूरत वैसे तो है ही नहीं, क्योंकि उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा अगर वो ये बोले 3/4 हिस्सा उसने 24% पर बेच दिया बाकी कॉस्ट प्राइस पर, तो सिर्फ इसको निकाल लिया करो, ओवरऑल उसको 18% का फायदा हो जाए। अगर कोई ये बोल देता कि किसी बंदे ने जितने भी फ्रूट लिए थे उसका 2/3 पोर्शन 24% पर बेच दिया बाकी कॉस्ट प्राइस पर, तो बाकी कॉस्ट प्राइस पर यानी कि 0% फायदे पर, तो जिस जिस भी पोर्शन में फायदा हुआ है सिर्फ उसको देख लिया करो कि भाई 2/3 पोर्शन 24% फायदे पर बेच दिया, बाकी तो कॉस्ट प्राइस पर तो 0% ही होएगा, तो उसको जाने दो। तो बस सिर्फ ये देख लेंगे कि भाई 3 8 24, 8 दूनी 16, ओवरऑल 16% फायदा ही होएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब है कि 0% फायदा कमाना। तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो फिर। ए क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 40%। तो भाई आधा, तो टोटल मैंने मान लिया भाई उसका एक है, पूरी एक फ्रैक्शन, तो आधा उसने बेच दिया 40% पर। ठीक है, तो बच कितना गया, आधा 40% पर बेच दिया तो बाकी आधा और बच गया। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, देखो आधा 40% पर बेचा था तो आधा बच गया था, 1/2 और बच गया था, तो इस रिमेनिंग में से भी हाफ यानी कि 1/4, तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 1/4 एट 40% लॉस, अब की बार 40% लॉस पे और ये 40% प्रॉफिट पे, एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। और बाकी जो अब कितना बचा होगा, पहले आधा 40% पर, फिर जो आधा बच गया उसमें से आधा 1/4 40% नुकसान पर, और बाकी जो 1/4 बच गया वो 0% फायदे या नुकसान पर। तो अब बस सिंपल सी बात है, जब भी फ्रैक्शन में होएगा, मैंने बोला था आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवाइड 1 से ही करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 40 20%, आगे लॉस है तो इसलिए माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो 4 दही 40 और आगे 0 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10% गेन। गेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस 0 वाले क्वेश्चन है, इनको भी देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इनमें तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। एक बार ये और ट्राई करो भाई। ए मैन बाइज ए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर रुपीज 3,60,000, ही सेल्स 1/3 एट ए लॉस ऑफ 20%। तो भाई 1/3 उसने बेच दिया 20% नुकसान पर, माइनस, एंड 2/5 एट ए गेन ऑफ 25%, 2/5 एट ए गेन ऑफ 25%। एट वट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड। अब जो बचा हुआ है उसको कितने % पर बेचे वो, ताकि उसको ओवरऑल इतने रुपए का फायदा हो। इस केस में आप क्या देखोगे कि आप ये देखो कि ओवरऑल उसको कितने % का फायदा हुआ है। सबसे पहले तो उसने 3,60,000 में खरीदा था और उसको इतने का फायदा चाहिए, तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है कि उसको 10% का फायदा चाहिए, तो ओवरऑल उसे 10% का फायदा चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं मैं, कि भाई एक चीज़ मिसिंग बताएगा। ठीक है, तो देखो
एक तो आप इस वे से कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले वे से, ठीक है। तो उसके लिए एक बार रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो 1/3 और 2/5 क्या होता है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होता है 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 6 और 5 11/15, इन दोनों का सम 11/15 है, तो बाकी बच जाएगा 4/15। इन दोनों का सम आएगा 15 में से 11, तो बचा कितना, 15 में से 4। तो इसको एक बार तो मैं फ्रैक्शन वाले से आपको करके बता दूं। तो फ्रैक्शन वाले से कैसे करोगे, ऐसे करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -20/3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10%, प्लस यहाँ पर मैंने मान लिया x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4/15x इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो इस 10 को इस 10 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये गायब हो गया। देन इस 20/3 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 20/3, और इस 4 से मैं इसको काट दूंगा 5 पर, इस 3 से मैं इसको काट दूंगा 5 पर, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25%, और वो भी पॉजिटिव वाली, यानी कि 25% गेन पर वो इस टुकड़े को बेचेगा, ठीक है। और उन्होंने, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है एट व्हाट प्राइस, यहां पर उसने परसेंटेज में नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि कितने रेट में उसको बेचना चाहिए। तो देखो यहां पर ये 1/3 है, ये 2/5 है, मतलब उसने 3 हिस्से करके बेचा है। तो ये जो भी पोर्शन है जिसके बारे में पूछ रहा है, ये 4/15 है, मतलब कि पूरी जो भी उसकी ज़मीन है उसका 4/15वां हिस्सा है। तो पूरी ज़मीन उसकी है 3,60,000, 3,60,000 की 4/15, और उसके ऊपर उसको 25% फ़ायदा हुआ है। तो 25% फ़ायदा के बाद वो कितने में बेचेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 125/100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, तो 5/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 3 पर, 3 से चला जाएगा 12 पर, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1,20,000। एक तो आप ऐसे फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा मैंने फ्रैक्शन की जगह दूसरा ही बताया था कि जब उसने बोला है कि भाई 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 2/5 मतलब कि 2/5, तो ही आप अपने मन में ऐसे मान सकते हो कि जो पूरी जमीन है उसके 15 टुकड़े कर दिए, 15 यूनिट कर दिए, तो 15 का 1/3 आ जाएगा 5 यूनिट, कि 5 यूनिट उसने 20% के नुकसान पर बेच दी, ठीक है, एट ए लॉस ऑफ 20%। 2/5, तो 15 का 2/5 क्या होता है, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 6 यूनिट उसने 25% के फायदे पर बेच दी, और 6 और 5 11, बाकी बची 4 यूनिट, 4 यूनिट का हमें पता नहीं, x% फायदे या नुकसान पर बेच दी, और ओवरऑल हमें 10% का फायदा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो देखो 20 × 5 -100, 25 छिके प्लस 150, तो ये चीज़ें आप मेंटली कर सकते हो, 20 × 5 बताइए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +50, आगे क्या है 4x डिवाइडेड बाय 6 और 5 11 और 4 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर है जी 10%, तो 15 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी 150, ये 50 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 150 - 50, 4x की वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/4, 25%। तो 25% तक हम पहुंच गए। फिर उसी तरीके से करोगे कि जो टोटल जमीन उसने खरीदी थी वो 360,000 का 6 और 5 11 और 4 15, 15 में से 4 टुकड़े किए उसके उस जमीन के, मतलब कि उसका 4/15 पार्ट जो भी बनता है, उसने उस पार्ट को 25% फायदे पर बेच दिया, यानी कि कितने में बेच दिया, उसका 5/4 गुना पर। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वही जो 1,20,000 हमने निकाला था, ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार ये और ट्राई करो, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो इसके अंदर, Mr. Gupta deposited ₹3,000 in a bank at 10% per annum and 5,000 in another bank at 8% per annum. The rate of interest for the whole sum is. तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को भी इम्बाइब कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो एग्जामिनर क्या देता है एवरेज, और दूसरा मैंने क्या बताया था साइज, ग्रुप, क्वांटिटी, कि भाई 3,000 रुपये 10% पर दिए, 10% पर एनम, एवरेज की जगह पर ये परसेंटेज आएगी कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है रुपया, तो कितने रुपए दिए 3,000, ये है साइज, और 5,000 रुपये कितने पर दिए 8% पर,
और अगर आपको निकालना है कि भाई ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है मनी, तो एक बार इनका रेशियो ले लेते हैं कि 3 पोर्शन 10% पर दिए, 5 पोर्शन 5 हिस्से 8% के ब्याज पर दिए। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल होएगा 3 इंटू 10 30 प्लस 5 इंटू 8 40 डिवाइडेड बाई ओवरऑल कितने हिस्से हैं 5 और 3 8, तो 70/8, 8 8 64 और भाई 8 6/8 यानी कि 8 3/4%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी आगे, और उन क्वेश्चंस के अंदर मैंने थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसको कॉम्प्लेक्स वे में देने की कोशिश की है, और एग्जामिनर भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स वे में देने की कोशिश करता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट बनाना चाहता है। तो एक्चुअल में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने कहीं से एक आधा और कंसेप्ट जो हमने सीखा था वो उठाकर इनके अंदर जोड़ दिया है, बस हमें वो भी आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन वैसे ही है। तो एक बार इनको ट्राई करना, ये ट्राई करो। और ये तो एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन ए मील। ठीक है, तो भाई क्या है, जितनी भी मूंगफली डाली जाती है उसका तेल निकाला जाता है। कितना तेल निकलता है, तेल निकलता है 20%। ठीक है, तो मान लो जितनी मूंगफली हम डालते हैं उसमें से ऑयल कितना निकलता है 20%, और बाकी जो भी ऑयल के अलावा जो मैटर बच जाता है, जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, जो अलग से तेल के अलावा कुछ और भी बचता होगा, वो बचेगा जी 80%। तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:4 हो गया 20 और 80 का, तो 1:4। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, द मैटर लेफ्ट, ये जो मैटर बच गया है आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एज कैटल फीड एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी। तो ये जो मैटर है, मतलब ऑयल और मैटर 1:4 में है, ये जो मैटर है ये 12.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, द ग्राउंड नट्स आर बोट एट ₹20 पर केजी। जो ग्राउंड नट्स हैं वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लाई जा रही हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जितना हमारा खर्चा लग रहा है वो लग रहा है भाई 20 रुपये। द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज ₹5 पर केजी, और हर एक किलो के साथ 5 रुपये का प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जाता है, यानी कि भाई जो हम ये पीसते हैं तेल निकालते हैं उसका खर्चा। तो पर केजी की हमारी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, हर एक किलो के साथ 25 रुपये का। 1 किलो 20 की हम खरीद कर लाए हैं और 5 रुपये प्रोसेसिंग फीस लग रही है। एट वट प्राइस शुड द ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। तो कितने रेट पर इस तेल को बेचा जाए ताकि 20% फायदा हो। तो देखो भाई 25 रुपये में हमने खरीदा है, इसका 20% फायदा चाहिए, तो 6/5 कर दूं 120/100, तो 5 5 25, तो कुल मिलाकर 30 रुपये में बेचना पड़ेगा। मतलब ये जो ऑयल है और ये मैटर है, मतलब कुछ तो तेल निकल गया, कुछ वो मैटर बच गया, तो जो भी हो सारा ये मामला मिलाकर 30 रुपये पर केजी के हिसाब से जाना चाहिए। तो अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1:4 में ये है, ये जो 4 वाला पोर्शन है इसको तो 12.5 में बेचते हैं, तो ये 1 वाला पोर्शन कितने में बेचें, तो इसको हमने मान लिया कि भाई X रुपये में बेचते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया वेटेड एवरेज का, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो, बस स्टेटमेंट को समझ जाते हो तब। ठीक है, तो देखो 1 × x x प्लस 4 × 12.5 ये हो जाएगा जी 50 डिवाइडेड बाई 1 × x x 4 × 12.5, 12.5 का डबल 25 का डबल 50 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किस तरह करते हैं कि भाई 1 और 4 इन दोनों का सम, तो दैट इज 5। एक हिस्सा x में बेच रहे हैं, 4 हिस्से 12.5 के रेट से बेच रहे हैं, इज इक्वल टू ओवरऑल क्या रेट निकला, फिर इनका ओवरऑल रेट निकला 30 रुपये पर केजी। तो भाई 5 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 50 उधर जाएगा तो 100, और यही चीज़ उन्होंने पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ट्राई करो एक बार। 2 vessels contain mixture of milk and water. In the first mixture milk is 20% less than water. ठीक है, तो जो पहला मिक्सर है, जो फर्स्ट मिक्सर है, उसके अंदर जो दूध है वो 20% कम है पानी से। 20% कम यानी कि अगर पानी 100 है तो दूध 80 है, यानी कि 4:5 के रेशियो में है। फर्स्ट मिक्सर के अंदर मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:5, वो 20% कम है। एंड इन सेकेंड मिक्सचर वाटर इज
63.63% ऑफ मिल्क। और ये जो सेकंड मिक्सर है इसके अंदर ये वाटर जो है ये दूध के कंपैरिजन में कितना है पता है, 63.63%। यानी कि किस चीज़ का पहाड़ा चल रहा है ये, 9 का, 9 7 63। तो जब भी 9 का टेबल चलेगा नीचे 11 आएगा, और 7th टेबल है तो 7/11। तो पानी 7/11 है पानी मिल्क के कंपैरिजन में। अगर मिल्क 11 है तो पानी 7 है। तो भाई यहाँ पर पानी, यहाँ पर मैंने मिल्क इस टू वाटर लिया है तो यहाँ पर भी 11:7 लूँगा, मिल्क इस टू वाटर। ठीक है। इफ़ 12 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सर, तो यहाँ पर देखो इन्होंने सिंपल सी बात बता दी है। उसने आपको क्या बता दिया, उसने आपको यहाँ पर रेशियो बता दिया, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, जिससे हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है। और इस फ्रैक्शन को किस जगह पर लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एवरेज वाली जगह पर, है ना, कि भाई कितनी पहले वाले मिक्सर के अंदर दूध है कितना, वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई पहले वाला मिक्सर कितने लीटर मिलाया, दूसरे वाला कितने लीटर मिलाया, मतलब किस रेशियो में मिलाया। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बता दिया आपको, इफ़ 12 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सर इज मिक्सड विद 18 लीटर ऑफ सेकेंड मिक्सर। तो बस ये बता दिया, सब कुछ तो उसने बता दिया। तो पहले वाले में मिल्क 4:5 में है, तो हमें लिखना है भाई फ्रैक्शन में, तो 4/9 है। दूसरे वाले में मिल्क कितना है, 11/18 है। ठीक है। तो अभी ये जो 12 और 18 लीटर है इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, बस अब कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो 2 × 4/9 8/9 प्लस 3 × 11/18, तो क्या हो गया 11/6, 3 6 18, 3 × 11/18 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। ठीक है, बस यही हमने निकालना था, तो अभी निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ पर मैं नीचे मल्टीप्लाई, और ये जो अभी मैं काम करने वाला हूँ इनको मैं जैसे सोल्व करता हूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ मन मन में ही इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो नीचे हमने 18 बना लिया, तो देखो 8 दूनी 16/18, 11 3 33/18, तो 16 और 33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 49/18, और नीचे 5 तो है ही, तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया 49/90। मतलब कि अगर दूध 49 है तो जो टोटल मिक्सर है वो इतना हो जाएगा 90। हमने यही चीज़ ली है ना, जब हम इसके अंदर कैलकुलेट करने लगे तो हमने मिल्क लिया है और नीचे टोटल मिक्सर लिया है। तो भाई टोटल 90 है तो दूध 49 है, तो बाकी का पानी कितना होगा भाई, तो 90 में से इसको घटा दो तो पानी हो जाएगा भाई 41। तो 49:41 दूध और पानी का जो रेशियो या अनुपात आएगा वो ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, इसमें भी बस आपको वही इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस उसको थोड़े से अलग तरीके से बताया गया है। तो एक बार उसी चीज़ को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। देखो एग्जामिनर वेटेड एवरेज के अंदर क्या करता है, एक जगह एवरेज देगा और दूसरी जगह वो आपको क्या बताएगा, दूसरी जगह वो आपको बताएगा कि भाई जो जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको वो मिला रहा है, जो जो भी मिक्सर हैं जिनको वो मिला रहा है, उनको किस रेशियो में मिला रहा है या फिर उनका क्या साइज है। तो देखो देयर आर 2 मिक्सर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो पहले वाले मिक्सर के अंदर क्या है, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर लिखूंगा। द मिल्क इज 62.5% लेस। तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। परसेंटेज पढ़ी है तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 62.5% लेस मतलब कि 5/8 कम, यानी कि 3/8 है। तो भाई जो दूध है वो पानी का 3/8 है, मिल्क जो है वो वाटर का 3/8 है, यानी कि अगर वाटर 8 है तो मिल्क 3 है। यह पढ़ने के बाद आप ऐसे दिमाग में ही पहुंच सकते हो। तो पहले वाले में आपको पता लग गया कि जो मिल्क 3 है तो पानी 8 है, यानी कि 3/11 है जो मिल्क है ना। हम तो यहाँ पर फ्रैक्शन लिखते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं, और इन्होंने क्या बताया है, एंड इन सेकंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 27.27%। कि दूध और पानी के बीच में जो फर्क है वो 27.27% है। तो ये भी परसेंटेज अगर आपको पढ़ी है तो सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई ऊपर 9 का पहाड़ा है, नीचे आ रहा है 11 है। ऊपर 9 का पहाड़ा तो नीचे क्या आएगा 11, और 9 का तीसरा पहाड़ा तो 3/11। तो इन्होंने बताया है कि भाई दूध और पानी के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है इनकी क्वांटिटी में, वो 3/11 का है। मतलब अगर मैं दूध और पानी इन दोनों को 11 पार्ट्स में बांट दूं इस पूरे मिक्सर को, तो उनमें से 3 पार्ट दूध ज़्यादा है, मिल्क इज मोर। ठीक है, ऐसे तो पानी भी ज़्यादा हो सकता था ना। तो भाई 11 को ऐसे तोड़ दो कि दूध 3 ज़्यादा हो। तो सीधा सीधा कैसे तोड़ सकते हैं,
देखो 11 में से 3 पहले ही दूध को दे दो, ये तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 11 में से 3 गए 8, फिर 8 को बराबर बराबर बांट दो, 4 4, तो दूध हो गया ना 3 ज़्यादा। तो दूध अगर 7 है तो पानी 4 है, ये इन्होंने बताया है। तो दूध कितना हो गया, दूध हो गया 7/11, सीधा सीधा पता लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, 12 लीटर ऑफ मिक्सर 1, कि मिक्सर 1 का 12 लीटर मिलाया गया है। ठीक है, 12 लीटर ऑफ मिक्सर 1 इज पोर्ड इन ए 20 लीटर कंटेनर, तो एक बर्तन है जो कि 20 लीटर का है, उसके अंदर 12 लीटर मिक्सर 1 डाला गया है। ठीक है, और उसके बाद द रेस्ट इज फिल्ड विद मिक्सर 2, और बाकी को मिक्सर 2 से भर दिया गया है। मतलब मिक्सर 2 कितना डाला गया है, मिक्सर 2 डाला गया है, बाकी 8, क्योंकि पूरा कंटेनर 20 लीटर का था। तो भाई मिक्सर 2 डाला है 8, इनको इस रेशियो में मिलाया है। तो अब रेशियो निकाल लो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, बस ये सिंपल सी बात है। एग्जामिनर ने किया क्या है, उसी इन्फॉर्मेशन को देने का बस तरीका बदल लिया, और वो तरीका उसने आपके परसेंटेज चैप्टर से ही उठाया है। तो अब देखो, तो नीचे बिकॉज 11 है, तो यहाँ पर मेरे को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 तिये 9, तो ये 9/11 होगा। 2 7 14, तो ये 14/11 होगा। तो 9 और 14 23/11 होएगा। और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 3 + 2 5, नीचे टोटल साइज से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ गया 23/55। मतलब अगर जो मिल्क है वो 23 है, तो टोटल मिक्सर 55 होएगा फाइनली इनको मिलाने के बाद। तो भाई पानी कितना हो जाएगा, तो 55 में से 23 घटा दो, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, पानी हो जाएगा 32। तो आंसर आ जाएगा 23/32। तो एक बार अब आपने क्या करना है, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है, इन्फॉर्मेशन को थोड़े से अलग तरीके से दिया गया है, तो उसको एक बार ट्राई करो। देयर आर 3 मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो चलो भाई हम इसी इन्फॉर्मेशन को, वैसे तो आपने ये बनाना नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर आपको ऐसे ही देखना है कि कौन सी चीज़ क्या है। फर्स्ट मिक्सर कंटेन 40% मिल्क, तो भाई फर्स्ट मिक्सर के अंदर 40% मिल्क है, यानी कि 2/5 मिल्क है। एंड सेकेंड मिक्सर, इन सेकेंड मिक्सर मिल्क इज 33.33% मोर। ये आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि 33.4% मोर का मतलब है 4:3, 3/1 ज़्यादा है। 33.33% का क्या मतलब है, 1/3 ज़्यादा, 3/1 ज़्यादा। तो ये पानी 3 है तो दूध 4 है। ठीक है, तो ये अच्छे से परसेंटेज करने का फ़ायदा होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख पाएंगे। तो भाई दूध हो गया 4/7, टोटल 7 में से 4 पार्ट दूध है। अब तीसरा मिक्सर देख लेते हैं, यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, इन थर्ड मिक्सर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4। यहाँ पर उसने डायरेक्टली बता दिया, तो मतलब कि 4 और 3 7, 7 में से 3 पार्ट दूध है। ठीक है भाई, कैन ए इज फुल ऑफ मिक्सर 1, तो 2 कैन है, एक तो कैन ए है, इसके अंदर मिक्सर 1 उसने पूरा भर दिया है, और एक दूसरा कैन है कैन बी। ठीक है, इसके अंदर उसने क्या कर दिया, कैन बी कंटेन सेकेंड एंड थर्ड मिक्सर इन रेशियो 2:3, मतलब कि 2:3 के अंदर कैन बी को उसने सेकेंड और थर्ड मिक्सर से भर दिया। ये सेकेंड वाला मिक्सर है, ये थर्ड वाला मिक्सर है। आगे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ कैन ए एंड कैन बी आर मिक्सड, द कैपेसिटीज ऑफ कैन ए एंड कैन बी आर सेम, कि कैन ए और कैन बी का जो साइज है वो बराबर है। तो देखो कैन बी का साइज कितना है, टोटल कैन बी का टोटल साइज है 2 + 3 5, और उस 5 में से 2 पार्ट हैं सेकंड मिक्सर के, 3 पार्ट हैं तीसरे मिक्सर के, तो कैन ए का साइज भी 5 होगा। तो कैन ए के अंदर तो पहला मिक्सर है, तो जो पहला मिक्सर है उसके 5 पार्ट लिए गए हैं, देखो कैन ए पूरा भरा है, और दूसरे और तीसरे मिक्सर के 2 और 3 पार्ट लिए गए हैं। तो उसी इंफॉर्मेशन को दूसरे वे में बताया गया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से हो गया काफ़ी, लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ जाओगे तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी नहीं तोड़ सकता एग्जामिनर। तो फाइनली हमने क्या बताना है कि इनको अगर इस रेशियो में मिला देंगे तो भी क्या आंसर होगा। तो देखो 5 × 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2/5 हो जाएगा भाई खाली 2 प्लस, और डिवाइडेड बाई क्या होएगा, 5 और 2 7 और 3 10। तो देखो 2 × 4/7 यानी कि 8/7। ठीक है भाई, प्लस 3 × 3/7 यानी कि 9/7।
तो नीचे अगर मैं 7 ले आऊँ, यहाँ पर भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14/7। तो 14 और 8 22, 22 और 9 31, तो 31/7/10, 31/70। यानी कि अगर मिल्क 31 है तो जो टोटल मिक्सचर है वो 70 हो जाएगा। यानी कि पानी कितना हो जाएगा, 70 में से 31 गए तो 70 में से 30 गए 40, 40 में से 1 गया 39, तो 31:39 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। तो समझ में आ गई बात। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं एंड में, तो पूरी एक्सरसाइज 1.1 को करिएगा, लेकिन उससे पहले ये जो कंसेप्ट लेक्चर है इसके क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ की तरफ बढ़ जाओ।